सोचिए, भारत में चुनाव से ठीक पहले लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं और ये कोई मामूली गलती न हो, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा हो जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम बंगाल की इसी चुनावी झोल की पड़ताल करेंगे। और इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं सेंटर में एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो हैरान कर देता है। 90 लाख। हाँ, सही सुना। बंगाल में इलेक्शन से जस्ट पहले 90 लाख से भी ज्यादा लोग रातों रात अपना वोट देने का अधिकार खो बैठे। आखिर हुआ क्या था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये 90 लाख वोटर गए तो गए कहाँ? देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जरा इन नंबर्स को देखिए। इनका जो स्केल है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। 91 लाख वोटर्स लिस्ट से बाहर। अब इनमें से 27 लाख लोगों ने तो बाकायदा सबूतों के साथ अपील भी की। लेकिन पता है उनकी सुनवाई कब होगी? चुनाव के बाद। ये तो वही बात हो गई कि कोई मरीज इमरजेंसी वार्ड में है और उसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते का दिया जाए, तब तक तो खेल ही खत्म, चुनाव हो चुका होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर, मतलब लाखों लोगों के नाम हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? कोई तो तरीका होगा। तो ये जो प्रक्रिया थी, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई ये तो बस एक क्लीन अप ड्राइव थी, एक सफाई अभियान था। पर सवाल यही है कि क्या ये वाकई सिर्फ सफाई थी या फिर सफाई के नाम पर कुछ और ही चल रहा था? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि SIR कोई नई चीज है। ये बिल्कुल एक रूटीन का काम है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्रीज को ठीक करना, ये सब तो जरूरी काम है। लेकिन बंगाल में जो हुआ वो किसी भी नॉर्मल SIR प्रक्रिया जैसा बिल्कुल नहीं था। फर्क देखिए, जहां इस काम में आमतौर पर पूरा 1 साल लगता है, वहीं बंगाल में इसे चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले शुरू किया गया। और तो और इसके लिए एक बिल्कुल नया अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर यूज हुआ जिसका नाम था ईरोनेट। इसी सॉफ्टवेयर ने एक नई कैटेगरी बना दी, अंडर एडजुडिकेशन, और बस इसी कैटेगरी के तहत लाखों लोगों के नाम पर सवालिया निशान लग गया। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आंकड़ों के समंदर में उतरना ही होगा, क्योंकि असली कहानी इन्हीं नंबर्स में छिपी है। तो इस पूरी कार्रवाई के लिए एक दलील दी गई। कहा गया कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। सुनने में तो ठीक लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। क्या वो इस बात को सपोर्ट करता है? देखिए, जो 90 लाख वोटर हटाए गए उनमें से 63% हिंदू थे और 34% मुस्लिम। अब बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम 27% है, तो 34% का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगता है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम बॉर्डर से लगे इलाकों के डेटा को देखते हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश बॉर्डर से एकदम सटी हुई सीटें हैं, बागदा और बनगांव उत्तर। यहाँ जो वोटर हटाए गए उनमें भारी बहुमत हिंदुओं का था, मुसलमानों का नहीं। अब ये आंकड़े उस घुसपैठियों वाली थियोरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं, है ना? अब जरा ऑल्ट न्यूज़ के इस डेटा पर गौर कीजिए। ये दिखाता है एडजुडिकेशन रेट, मतलब कितने वोटर्स के नामों को जांच के घेरे में रखा गया। अब देखिए पैटर्न। 2021 में जो सीटें बीजेपी ने जीती, जैसे बहरामपुर, वहां ये रेट सिर्फ 4.7% था। लेकिन जो सीटें TMC ने जीती, जैसे शमशेरगंज और मानिक चौक, वहां ये रेट 40% से भी ज्यादा था। सोचिए, इतना बड़ा फर्क। ये पैटर्न एक बहुत ही साफ राजनीतिक इशारे की तरफ ध्यान खींचता है। पर ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, नंबर्स हैं। इन नंबर्स के पीछे असली इंसान हैं, उनकी कहानियां हैं। ऐसे लोग जिनसे उनका सबसे कीमती अधिकार, वोट देने का हक, एक झटके में छीन लिया गया। एक कहानी है विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर की। देश की सेवा में 17 साल दिए, कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, और आज उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है बिना किसी सुनवाई के। अब उनसे कहा जा रहा है कि वो अपनी भारतीय नागरिकता साबित करें। और ये अकेले नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक 97 साल की महिला जिन्होंने हर चुनाव में वोट डाला है, एक रिटायर्ड टीचर जो खुद 12 बार इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं,
यहाँ तक कि एक गांव में एक ही बूथ से 358 में से 340 लोगों के नाम गायब कर दिए गए। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये सब कितने बड़े पैमाने पर और कितने मनमाने ढंग से किया गया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वो संस्थाएं जिन पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, वो खुद सवालों के घेरे में हैं। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ही चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले इस SIR की इजाजत दी। उसी ने इस नए अनटेस्टेड ईरोनेट सॉफ्टवेयर को मंजूरी दी। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने ऐसी टाइमलाइन को बनने दिया जिसमें लोगों को अपील करने का सही मौका ही नहीं मिला। और फिर 6 अप्रैल को फाइनल ऑर्डर आया जिसमें साफ कह दिया गया कि ये 27 लाख लोग इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। सूत्र इस फैसले की तुलना उस कुख्यात ADM जबलपुर केस से कर रहे हैं जिसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला दिन माना जाता है। और चुनाव आयोग पर भी पक्षपात के गंभीर आरोप हैं। सूत्र बताते हैं कि कमीशन ने मशीन रीडेबल डेटा देने से साफ मना कर दिया और विपक्षी दलों के साथ उसका रवैया भी काफी प्रतिकूल रहा। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ, इसका हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? इसका असर क्या हो सकता है? सूत्रों की माने तो ये सिर्फ बंगाल या एक चुनाव की बात नहीं है। ये एक खतरनाक फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कहीं भी किसी भी राज्य में दोहराया जा सकता है। क्या है ये फॉर्मूला? स्टेप 1, चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को 10-12% तक कम कर दो। स्टेप 2, विपक्षी पार्टियों के खास वोटर बेस को टारगेट करो। स्टेप 3, इस पूरी प्रक्रिया को जायज ठहराने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल करो। और नतीजा, करीबी मुकाबले वाली सीटों पर चुनाव का नतीजा ही पलट दो। तो बात अब यहाँ तक आ गई है कि चुनावी लड़ाई का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है। अब ये लड़ाई 2 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच की नहीं रह गई है, बल्कि ये एक विपक्षी पार्टी और खुद इलेक्शन कमीशन के बीच की जंग बन गई है। और जब रेफरी ही एक टीम की तरफ से खेलने लगे तो फिर खेल का क्या होगा? और यही सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर ये फॉर्मूला आज बंगाल में काम कर गया तो कल इसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी का भी वोट कितना सुरक्षित है?